नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 28 मई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। इस क्विज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। यहाँ पर हमारे द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और ये टेस्ट 30 मई को आयोजित किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बायजूस के साथ मिल करके इस एग्जाम की तैयारी किया जाए, वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हैं। यहाँ पर आपके द्वारा प्राप्त किए गए जो नंबर हैं उसके आधार पर आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको जो है रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर के खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है वो है 29 मई, यानी कि कल सुबह 11 बजे तक आप यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं टेस्ट के लिए और आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा भी उठा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रंग आधारित नोटिस जैसे लाल, नीला, हरा, पीला आदि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है रेड नोटिस, येलो नोटिस, इस तरह के जो नोटिस है वो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जारी किए जाते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यहाँ पर आपको मेहुल चोकसी के बारे में बहुत सारे न्यूज पिछले दिनों आ रहे हैं और आपको याद होगा कि इंटरपोल के द्वारा उनके खिलाफ येलो नोटिस इशू किया गया था और इसके आधार पर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर होगा आपका इंटरपोल। तो इंटरपोल वो संस्था है जो डिफरेंट कलर के नोटिसेस जारी करती है। इन नोटिसेस का अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटरपोल के द्वारा रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस और एक इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस रिलीज किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप के नोटिसेस हैं जो कि इंटरपोल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं अलग अलग मामलों में। यहाँ पर मेहुल चोकसी के मामले में येलो नोटिस निकाला गया था और यहाँ पर ये जो येलो नोटिस है वो लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए, अक्सर नाबालिगों का पता लगाने में मदद करने के लिए या उन लोगों की पहचान करने में मदद करने के लिए जो खुद को पहचानने में असमर्थ हैं, उनके लिए निकाला जाता है। इसके अलावा रेड नोटिस, ये भी बहुत ही फेमस नोटिस है। इस रेड नोटिस को उन व्यक्तियों की तलाश के लिए निकाला जाता है जिन्हें सजा हो चुकी है या फिर उन पर कोई केस चलाना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अभियोजन या सजा काटने के लिए वांछित व्यक्तियों के स्थान और गिरफ्तारी की तलाश करने के लिए रेड नोटिस निकाला जाता है। इसी तरीके से ब्लू नोटिस है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ब्लैक नोटिस भी निकाला जाता है जिसका मतलब होता है अज्ञात शवों के बारे में जानकारी के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरपोल। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रायः चर्चा में रहने वाला कैरिकॉम क्या संदर्भित करता है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कैरिकॉम की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कैरिकॉम है क्या, उसके बाद हम इन ऑप्शंस को देखेंगे। यहाँ पर कैरिकॉम का मतलब होता है कैरेबियन कम्युनिटी, यानी कि कैरेबियन देशों का एक संस्था जिसे हम शॉर्ट में कैरिकॉम कहते हैं। तो आपको याद रखना है कैरिकॉम का फुल फॉर्म होता है कैरेबियन कम्युनिटी और ये कैरिकॉम 4 जुलाई 1973 को अस्तित्व में आया। आपको याद रखना है कि चागुआ आरामस की संधि के बाद 4 जुलाई 1973 को कैरिकॉम अस्तित्व में आया और इस संधि को 2002 में फिर से संशोधित किया गया ताकि यहाँ पर जो भी देश हैं, इस कम्युनिटी में जो भी देश हैं, उनका एक एकल बाजार और उनकी अर्थव्यवस्था को और विकास किया जा सके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो भी कैरिकॉम देश हैं वो सारे के सारे विकासशील देशों के रूप में वर्गित किए गए हैं। ये सभी देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या, जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है। ये भूगोल, जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक और सामाजिक विकास के स्तर के मामले में अलग अलग हैं, विविध हैं। तो ये कैरेबियन देशों का एक समूह है जिसे हम शॉर्ट में कैरिकॉम के नाम से जानते हैं। इस कैरिकॉम में 15 देश हैं और इन 15 देशों का नाम मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है।
अगर मैप में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने मैप भी आपको दे दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो कि इस कैरिकॉम के मेंबर हैं। आप देख सकते हैं कि जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, बहामस, हैती, डोमिनिका, ये सारे के सारे इसके मेंबर हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सभी सदस्यों का नाम भी लिख दिया है। इन 15 सदस्यों के अलावा यहाँ पर 5 सहयोगी सदस्य देश भी हैं, जैसे एंगुइला, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, कैमन द्वीप और तुर्क और कैकोकस। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो इन्हें सहयोगी का दर्जा दिया गया है और यहाँ पर 15 जो है अस्थाई सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कैरेबियन कम्युनिटी है उसमें 15 देश जो कि अस्थाई रूप से हैं और इसके अलावा 5 और देशों को यहाँ पर सहयोगी देश का दर्जा दिया गया है। आइए अब अपने ऑप्शन की ओर देखते हैं और यहाँ पर जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है जो कह रहा है कैरिबियाई देशों का निरूपित करने वाला एक क्षेत्रीय संगठन, और यही आपका आंसर होगा। तो कैरिकॉम एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि 1973 को अस्तित्व में आया और इस संगठन में 15 देश हैं और इसके अलावा 5 इसके सहयोगी सदस्य भी हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर वैचारिक रूप से असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। तो यहाँ पर यह बात सही है क्योंकि वैचारिक रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था और इसी कारण से जो पहला कथन है वो सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को, और दूसरा कथन है उन्होंने एक निबंध द कल्ट ऑफ द चरखा लिखा जिसने चरखा कटाई की गांधीवादी नैतिकता को एक ऐसी गतिविधि के रूप में आलोचना की जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय जनता को जीवंत कर सकती थी। तो यहाँ पर यह बात भी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा द कल्ट ऑफ चरखा शीर्षक से एक निबंध लिखा गया था और यह निबंध सितंबर 1925 में प्रकाशित हुआ था। और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चरखा कटाई की गांधीवादी नैतिकता की आलोचना की गई थी। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2। यानी कि यहाँ पर जो दिए गए दोनों के दोनों कथन हैं वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। द हिंदू के आज के अंक में द 100 ईयर एगो में भी टैगोर एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के कुछ बातें लिखी गई हैं और इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचागत सम्मेलन, तीसरा है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और चौथा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया जाता है और उसी के बारे में यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है वेदरिंग स्टॉर्म, और यहाँ पर भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जो एक रिपोर्ट लाया गया था जिसका नाम है द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020, उसका यहाँ पर चर्चा किया गया है। इस रिपोर्ट में इस बात का उजागर किया गया है कि जो बंगाल में पिछले साल साइक्लोन आया था जिसका नाम था अम्फन, वो नॉर्थ इंडियन ओशियन में आने वाला सबसे कॉस्टलियस्ट साइक्लोन था। यानी कि इस साइक्लोन के द्वारा 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान किया गया और यहाँ पर एक अनुमान भी लगाया गया और कहा गया है कि भारत की इकोनॉमी को इससे $14 बिलियन का लगभग नुकसान हो चुका है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं जो कि 2019 में आया था। और क्वेश्चन है कि किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भारत में गरीबी रेखा है वो कुछ राज्यों में ज्यादा होती है, कुछ राज्यों में कम होती है।
तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं। क्योंकि तो यहाँ पर इसके रीजन बताने हैं कि क्यों कुछ राज्यों में जो गरीबी रेखा है वो ज्यादा होती है और कुछ राज्यों में कम होती है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे ऑप्शन को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तो ये भी इसका कारण नहीं लगता। यहाँ पर सी जो है वो कह रहा है कि सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये भी इसका कारण नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो कह रहा है कि कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, वो इसका आंसर होगा। यानी कि जो प्राइस लेवल है यानी कि कीमत का जो स्तर है वो स्टेट टू स्टेट यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है और इसी के आधार पर जो आधिकारिक गरीबी रेखाएं होती हैं वो भी कुछ राज्यों में ऊंचा होता है और कुछ राज्यों में कम होता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं ब्रिक्स के ऊपर। यहां पर एक न्यूज भी आया है ब्रिक्स को लेकर के और वो न्यूज है ब्रिक्स मिनिस्टरियल मीटिंग ऑन जून 1। तो यहां पर ब्रिक्स के देशों के जो भी विदेश मंत्री हैं उनका एक बैठक होने वाला है, उनका एक मीटिंग होने वाला है 1 जून को। तो आइए जान लेते हैं आखिर ये ब्रिक्स है क्या। ये ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं और ये सारे के सारे जो देश हैं वो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और इन्हीं को मिलाकर के एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया ब्रिक्स। शुरुआत में यहाँ पर साउथ अफ्रीका नहीं था, यानी कि जब शुरुआत हुई थी इस संगठन की तो इसमें सिर्फ 4 देश थे, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, और इसीलिए इसे शुरू में ब्रिक कहा जाता था। और ये जो ब्रिक शब्द है इसको सबसे पहले जिम ओ नील जो कि एक अर्थशास्त्री थे गोल्डमैन सैक्स के, उन्होंने 2001 में इसकी परिकल्पना की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो 4 देश हैं जो कि दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, अगर ये मिलकर के काम करते हैं तो इनका जो अर्थव्यवस्था है उसमें और भी बढ़ोतरी होगी। जो प्रारंभिक 4 देश है यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, इन देशों के विदेश मंत्रियों का UNGA शिखर सम्मेलन के दौरान 2006 में न्यूयॉर्क में मुलाकात हुआ और उसके बाद जो पहला ब्रिक्स सम्मेलन है वो जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में जो मेन फोकस था वो विश्व की अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करना और जो वित्तीय संस्थान है उनमें भी सुधार करना था। आप सभी जानते हैं 2009 में पूरा विश्व मंदी की मार झेल रहा था और इसीलिए इन देशों का जो मेन फोकस था वो दुनिया की आर्थिक स्थिति को सुधार करना था। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को बाद में इसका सदस्य बनाया गया और आपको याद रखना है कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसका सदस्य बना दिया गया। तो जो ब्रिक हुआ करता था वो अब ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका जुड़ गया। अगर कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की यहाँ पर बात करें ब्रिक्स के द्वारा, तो ब्रिक्स के द्वारा 2014 में $100 अरब से एक नया डेवलपमेंट बैंक जिसे हम NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं उसकी यहाँ पर स्थापना की गई और $100 अरब से अधिक की आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 2012 में नई दिल्ली में भी इसका एक सम्मेलन हुआ था और यहाँ पर ब्रिक्स केबल को लेकर के संधि हुई थी और इस संधि का जो है प्रमुख उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर पनडुब्बी संचार केबल प्रणाली की घोषणा करना था जो कि ब्रिक्स देशों के बीच दूर संचार प्रणाली को और अच्छा करता। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि ब्रिक्स को लेकर के हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। अगर आपको आज का ये अंक अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।